अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके साथियों और खैर खाहों ने लाख समझाया कि पंजाब और KPK की असम्बलियां मत तहलील करें और अगर तहलील की तो उसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें, लेकिन अपनी अना, जिद और हठधर्मी से मजबूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान किसी की एक नहीं सुनते और यूं उन्होंने असम्बलियां तहलील करके अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी चला ली। इस दौरान वो तमाम मुल्की इदारों पर हमलावर भी रहे और उनकी देखा देखी उनके पार्टी रहनुमा और फॉलोअर्स भी मुल्की सालमियत को पसे पुश डालकर इदारों और उनके सरबराहान को कोसने, धमकाने और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा में मशगूल हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान ने गुज़श्ता रोज इसी तरह का माहौल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिस और बाद में जबान पार्क में बनाए रखा। रात के आखिरी पहर खुद से घड़ी गई ये खबर कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, ये फीड की गई और उसके बाद बयानात तो तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया। अपने तय पार्टी के रूहे रवा बनने वाले फवाद चौधरी इन बयानात और धमकियों में सबसे आगे थे, जिन्होंने अपनी शोला बयानी में कल ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि निगरान सेटअप में लगने वाले तमाम आला ओहदों के अफसरान को धमकाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान को, खानदानों को और ये जो निगरान हुकूमत में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हों, आप लोगों का पीछा हम उस वक्त तक करेंगे जब तक करार वाकई सजा न दी जाए। अब फवाद चौधरी ने अपने बयान में जहां सियासी मुखालिफिन को निशाने इबरत बनाने की बात की, वहीं उन्होंने सरकारी अफसरान के बच्चों के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब बातें की और धमकियां लगाई। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उनके खानदानों और उनके बच्चों की बात की। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के बारे में अगर बात होती, यकीनन ये भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उनके खानदानों और उनके बच्चों से मुतालिक बात करना जिनके पास कोई आईनी ओहदा नहीं है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, क्या ये जस्टिफाइड है? PTI और फवाद चौधरी की सियासत पर मातम के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी सियासत चमकाने के लिए मासूम बच्चों और अफसरान और उनके अहले खाना को धमकाना किसी भी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं है। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बदयत में इस्लामाबाद के थाना कोसार में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फराइज मनसबी से रोकने के लिए डराया धमकाया। इसी FIR की बुनियाद पर फवाद चौधरी को सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी रिहाइशार करके अदालत पेश किया, जहां अदालत ने उनका राहदारी रिमांड मंजूर किया। अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी पहले अपने आप को नेल्सन मंडेला साबित करने की कोशिश करते रहे और बाद में पूरी कौम को बगावत पर उकसाते रहे। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकले और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ लोग। अब फवाद चौधरी खुद अदालती अहाते में नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे थे, खुद को नेल्सन मंडेला साबित कर रहे थे। शायद ये भूल बैठे कि नेल्सन मंडेला की जो तारीखी सियासी जद्दोजहद है वो क्या है, उनकी मिसालें दुनिया देखती है। उन्होंने अपने कौम को खड़ा करने के लिए बरस हा बरस जेलें काटी, अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। इसके बरक्स फवाद चौधरी जेल जाने से कबल ही नेल्सन मंडेला बनने की ख्वाब देख रहे थे, जिनकी सियासी शनाख्त सिर्फ मौका परस्ती है। ये मुशर्रफ के तर्जुमान रहे, फिर पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे, और जब वहाँ दाल न गली तो ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और उसके बाद ये कहाँ उड़ान भरेंगे इसका भी शायद इल्म नहीं है। आज ये 22 करोड़ आवाम को सड़कों पर निकलने और बगावत करने पर उकसा रहे हैं, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि उनकी गिरफ्तारी पर कितनी सड़कें बंद हुई और कहाँ कहाँ एहतजाज हुआ। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन इसलिए भी है कि ये पार्टी के सीनियर तरीन लीडर्स में शुमार होते हैं, और अगर उनको इस तरह के बयानात पर गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान भी जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से इदारों और उनके अफसरान को धमकाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी इदारों पर इल्ज़ाम तराशियों में फवाद चौधरी फ्रंट लाइनर दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी पकड़ इस बार हुई है। फवाद चौधरी इससे कबल इदारों के बारे में क्या क्या कहते रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जैसा आपको बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। वो काम किया करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियां लाना आपका काम नहीं है। यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को जो बदल जाएगी, ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। जजेस हैं वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। इस तरह से पॉलिसीज कौमें नहीं बनाती। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। एहतजाज किस कदर मौसर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाज में महज चंद 100 कारकुनान के अलावा कोई शरीक नहीं हुआ। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत की, लेकिन
वो घंटा भर तहरीर में फवाद चौधरी पर बमुश्किल 2 मिनट ही बात कर सके। सारा वक्त उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खदशे को बयान करने पर सिर्फ ही JIT की बात करते रहे, कभी निगरान वज़ीर आला को कोसना शुरू कर देते थे। इमरान खान साहब ने ये जो खिताब नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या कहा, इसकी झलक आपके सामने रखता है। आपको यकीन दिलाता हूं कि ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है कि इतने करीब से देखी है। पूरा अल्लाह पे एतमाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे मानने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे कोई फिक्र किसी की नहीं। और मुझे कोई ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे। इमरान खान ने आज ये बात की है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी उनको थोड़ा सा भी गिरफ्तारी का खदशा महसूस हुआ है, ये घर के बेसमेंट में जा छुपते हैं। कारकुनान को पुलिस से लड़ने के लिए गेट के बाहर बेयारो मददगार छोड़कर या तो फरार हो जाते हैं, छुप जाते हैं। दूसरी जानिब आज दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई तो काला शकाकू इंटरचेंज पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और वो कह रहे थे कि ओवर माई बॉडी। ये क्या मनाजिर थे, ये भी बड़े दिलचस्प थे, जिसमें फ़रूख हबीब साहब ने अपनी गाड़ी को रोका और बताया ये जा रहा है कि फॉलो कर रहे थे हमाद अज़हर साहब और फ़रूख हबीब साहब। और मुसलसल जिस वक्त वो काला शकाकू इंटरचेंज से निकलने लगे, यानी लाहौर से निकल रहे थे, तो उस वक्त ये सारे का सारा मामला हुआ। उस वक्त ये पुलिस को कह रहे थे क्योंकि 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब कर रखा था और कहा था कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए। तो भैया आप लाहौर हाई कोर्ट नहीं लेके जा रहे, आप इस्लामाबाद क्यों लेकर जा रहे हैं? फवाद चौधरी का पिम्स जो सर्विसेज हॉस्पिटल है वहाँ पर मेडिकल हुआ, उसके बाद कैंट कचहरी से राहदारी रिमांड लिया गया और इस्लामाबाद चले गए। अब आज 6 बजे जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में मामला शुरू हुआ, IG पंजाब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि वो कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। साथ ही जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये इस्तफसार किया कि ये जो फवाद चौधरी की से मुतालिक दरख्वास्त है, अब ये मुकदमा क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर है तो वहीं पर उनकी बरीयत से मुतालिक पटिशन दायर की जा सकती है, ये लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो इस्तफसार उन्होंने फवाद चौधरी के वकील से किया वो ये है कि कहाँ पर इस सारे मामले पर लाकानूनियत हुई है। अब इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमा जमशेद इकबाल चीबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चीबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीबा साहब, सबसे पहले तो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आज लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में ये जो बरीयत की दरख्वास्त दी गई थी, वो बाजियाबी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आपका अगला लाहेअमल क्या होगा? देखें, आजकल यू कैन से कि सारे खुरे एक ही जगह जा रहे हैं, सारी चीज़ें एक ही तरफ जा रही हैं कि जिससे वो नाराज़ हों उनकी कोई भी नहीं मानता, ये कोई भी नहीं सुनता, जिससे वो राज़ी हों उनकी सारी सुनी जाती हैं। ये तो एक रियलिटी इस तरह की है। बाकी यह है कि चूँकि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन शहरियों ने यही करना है कि अदालत के पास जाएँ। अदालत ही एक यू कैन से कि अल्लाह की अदालत के इससे पहले अदालत ही एक जगह है जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद रखी जा सकती है, रखनी चाहिए। बाकी एक फवाद चौधरी साहब को बिलावजह पकड़ा गया है, कोई रीज़न नहीं है वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि शायद ये मुल्क फाशिज़म की तरफ चला गया है, ये मुल्क जो है वो जमहूरी नहीं रहा, डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही। एक बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, एक बहरान से गुजर रहे हैं। बहरान 2 तरह का है, इकोनॉमिक भी है और सियासी भी है। अच्छा चीबा साहब, उससे पहले आप लाहौर हाई कोर्ट की इस डिसीजन से मुतालिक बात करते हुए चंद शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर आपको शक है, फिर आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट ही जाएंगे, तो ये दोहरा मेयार नहीं? नहीं, देखें, मैं कोई दहशतगर्द तो हूँ नहीं, मैंने हमला तो करना नहीं है। दूसरा ये है कि मतलब मेरे पास ऑप्शन यही बचता है ना, ये दोहरा मेयार मुझे तो समझ नहीं आती कि आप इतनी भी इजाज़त नहीं देते मुझे, आप मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं देते कि मैं अदालत से तवक्को कर सकूं। तो मैं समझता हूँ कि आप तो अल्लाह मियाँ बन गए हैं या अल्लाह मियाँ से बढ़ गए हैं कि आप मुझे ये इजाज़त जो है हम ये चाहते हैं कि हमारे फोरम से कह रहे हैं तो हम पे एटलीस्ट को कंटेम्प्ट ना लगे, हम इसको कम से कम जो है ना वो क्लियर कर दें कि हम ये बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं। और आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। चलो लगवा दें, चलो आप ये काम भी कर दें, आप मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा दें, ठीक है। चलो मैं तो आपको सिर्फ लग गई चीबा साहब, मुझ पे लग गई, आप आगे चले ना, भेज देना सुबह। आज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये फवाद चौधरी के वकील से पूछा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में लाकानूनियत कहां थी? नहीं, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में कानून कहाँ है? मेरा ये सवाल है कि आजकल ये भी एक नया रिवाज हो गया कि इलेक्शन कमीशन की भी आपके लिए कंटेम्प्ट होती है।
पहले तो अदालत की होती थी, मुहज़्ज़ब दुनिया में अदालत की भी नहीं होती, मुहज़्ज़ब दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती, हाई कोर्ट की नहीं होती। पाकिस्तान में आप कह लें कि ये इलेक्शन कमीशन की भी हो जाती है। सो मैं समझता इसमें क्या कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून है कि आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन जो है सुबह दोपहर शाम गलत डिसीजन करे, गलत हरकतें करे, गलत फैसले करे, उसके सारे फैसले जाके हाई कोर्ट में जाके स्ट्राइक डाउन हो जाएं, और यू कैन से कि पूछ के फैसले करे, पूछ के क्या नाम है इसका, वो रेजिग्नेशन वसूल करे, कबूल करे या ना करे, ये सारा कुछ करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तक अगर बात रहती तो शायद हो सकता है कोई टॉलरेट करता, क्योंकि ऐसी बातें आप पहले भी करते रहे हैं। अब जो बात की गई फवाद चौधरी साहब की तरफ से, उन्होंने कहा जी आपके खानदानों, आपके बच्चों का भी पीछा करेंगे, बदला लेंगे। आपको लगता है कि जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? इट्स नॉट अ हीनियस क्राइम सर? यार हीनियस क्राइम तो राणा सनाउल्लाह सुबह दोपहर शाम 3 बार करता है, यहाँ मरियम बीबी करती है, नवाज शरीफ करता है, और यहाँ पे बैठे हुए जिन लोगों ने आप कह लें प्रोटेक्ट करना है वो करते हैं। वो कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। मैंने शुरू वहाँ से बात की है कि जो लोग जिनसे वो नाराज होते हैं उनके सारे लेकिन जीवा साहब आप इस तरह से स्टेटमेंट को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना सर, कि वो करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, वो उन्होंने ये कहा इसलिए आज हम ये कह रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये कि ये जस्टिफाई होती है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जस्टिफाई होती है। आप मुझे गाली दें, अभी दें, मैं आपको दे दूंगा। हालांकि गाली देना बुरी बात है ना, आप मुझे दें, अगर मैंने ना दी तो समझना कि कोई गैरत नहीं है। साहब आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको दूं, आप भी देंगे। आप मेरे खानदान से मुताल्लिक को बात करें, आप बच्चों से मुताल्लिक को बात करें तो शायद ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उनके खानदान, उनके बच्चों की आईनी हैसियत क्या है? या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, या उनका क्या कसूर है सर? देखें, पहली बात तो यह है कि उनका कसूर यह है कि सुबह दोपहर शाम 3 बार कानून तोड़ते हैं, वो हर रोज गलत फैसले करते हैं, वो लोगों की किस्मत के साथ खेलते हैं। आप मेरा सवाल के साथ, मैं उनके खानदानों की बात कर रहा हूं, मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं सर। अच्छा, ये मुफ्त काम करते हैं, ये तनहा में करते हैं, ये इतना कुछ गलत करते हैं, ये मुफ्त करते हैं। इसके बेनिफिशियरी कौन है? उनके बच्चे ही और कौन है? किसी ने भुगतना तो है इस बात को, क्यों नहीं भुगतना किसी ने? और दूसरी बात, एक मिनट सुनना, उसी तरह से जैसे जज ज़ेबा चौधरी साहब से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम आपको देख लेंगे। अच्छा, तो आप बच्चों और खानदानों को भी कह रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। क्या उनकी लाइफ एंड सिक्योरिटी स्टेक नहीं, रिस्क नहीं है? यार लस्सी को पतला किए जा रहे हो, बात करने देना, मुझे बात करने देना। बार एक ही बात, 5 बार एक ही सवाल पूछेंगे तो फिर आप उसका जवाब देने दें जी। इंपॉर्टेंट बात का जवाब देने दें। अगर इजाजत दें तो मैं 2 मिनट बात कर लूं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट। चीवा साहब, हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर मदऊ इसलिए किया कि आप बात करें जी, और फिर करने देना, बार टोक देते हैं। मैं कह रहा हूं, देखें फ्रैंकली, पहली बात तो यह है कि आप कह लें खानदान को कोई बंदा धमकी नहीं दे रहा। ये बेसिकली सियासी स्टेटमेंट होती है, बाज़ औक़ात हो जाती है, बात करते हुए हो जाती है। इस बात को इस तरह नहीं लिया जाता। हमने भी कभी नहीं लिया। राणा सनाउल्लाह बात कर रहा हो, मरियम बीबी बात कर रही हो, चौधरी जवेद लतीफ़ बात कर रहा हो, हमने भी कभी इसको इस तरह नहीं लिया। और कभी कानून ने भी नहीं लिया, कभी इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं लिया, कभी जजेस ने नहीं लिया, कभी जर्नैलों ने नहीं लिया। जर्नैलों को भी धमकी देते हैं, जजेस को भी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी देते हैं, कभी किसी ने नहीं लिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर सर। जब इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुनहरिफीन के बच्चों की शादियों का बायकॉट करें, सोशल बायकॉट करें, इनकी बच्चों की शादियों में ना जाएं, खुशी गमी में शरीक ना हो, यह भी एक सियासी स्टेटमेंट था, जिसके बाद लोगों ने उनके घरों में तोड़फोड़ की, जाके पत्थर बरसाए। क्या यह सियासी स्टेटमेंट था? नहीं, ये तो होना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं कि जो लोटा है, लोटा आपके लीडर्स ये कहेंगे बाइकआउट होना चाहिए उसका। अगर कल कोई इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के घरों के ऊपर पथराव हो जाए, बात करना प्लीज। मैं कह रहा हूं कि अगर एक लोटा है, मेरा मैंडेट लिया है, जाके लोटा हो जाता है, पैसे लेके बिक जाता है, तो उसके साथ सोशल बाइकआउट करना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, सर, इमरान खान ने कहा था, मैं भी कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मेंबरान के बच्चों को पहले लोटे की बात कर, पहले लोटे की बात कर इमरान खान ने। मैं देखे फ्रैंकली, मैंने कहा है कि हम सियासी स्टेटमेंट होना और बात है, लेकिन इसका कभी भी मतलब ये नहीं हुआ। हम पुरअमन लोग हैं, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की ना। कभी किसी जगह पे आप कह ले जो शेख खिताबत में किसी को एक आधा फिक्र आगे पीछे हो जाए, उसको कभी भी इस तरह ना लेना चाहिए, ना लेते हैं। ये फवाद चौधरी का सियासी स्टेटमेंट आप ये कह रहे हैं?
मैं यही कह रहा हूँ फवाद चौधरी बड़ा पुरअमन आदमी है। आज तक उसने कभी किसी पे मेरा ख्याल कभी पत्थर नहीं मारा उसने किसी को। आप कह लें फवाद चौधरी ने कभी आपको उसने कहा गार्ड चलते हुए नहीं देखे, कभी आप हथियार उठाते हुए उसने देखा। पुरअमन आदमी है। और अगर आपके फॉलोअर्स, फवाद चौधरी के फॉलोअर्स इस स्टेटमेंट से मोटिवेट होकर इलेक्शन कमीशन पर पत्थर बरसाएं या उनके बच्चों पर पत्थर बरसाएं, खानदान के लोगों पर पत्थर बरसाएं, तो फिर मैं फिर भी कहूंगा फवाद चौधरी बड़ा शरीफ आदमी। यार ये आप यहाँ फर्ज मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ सर। होता है ना वो पुराना। नहीं देखें, कभी भी इस बात का मतलब ये नहीं होता, कभी भी इस बात का मतलब नहीं होता, कभी ना होता है। पत्थर तो बाकायदा कहा जाता है तो फिर लोग बरसाते हैं, और जब कहा जाता है तो उसको हम ऑन करते हैं। फवाद चौधरी की जो बात है, मैं समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन की पहली बात आपने बड़ा देखें, आप मुकद्दस गाय बना के पेश करें इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन मुकद्दस गाय नहीं है। दूसरी बात है कि जब आप रिश्वत लें, जब आप इस तरह के गलत काम करें, जब आप फैसले गलत करें, जब और कई गलत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह लें कि कहीं कोई ना कोई बंदा फट पड़ता है, कहीं गुस्ताही हो जाती है या इज्जत कम होती है, तो इज्जत वगैरह कम हो सकती है। अगर देखें आपने चॉइस करना है ना कि आपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है, अपने पैसे को इस्तेमाल करना है, और या आपने इज्जत कमानी है, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रेड ऑफ होता है। तो कहीं हो जाता है। इतना माइंड या इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इससे इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती और ज्यादा होगी, और इससे आप कह पकड़ने वालों की और ज्यादा बेइज्जती होगी, इससे सहूलतकारों की और ज्यादा बेइज्जती होगी। ये जो है ना जी, पकड़ना किसी को बिला वजह। यहां पे देखें इमरान खान को गोलियां लगी, आज तक बंदा नहीं पकड़ा गया। यही मुल्क है ना। और फवाद चौधरी ने कहा है कि बच्चों का, आप कह रहे हैं कि देखिए यार एक मिनट सुनना जरा, अचानक करना सुनना। इमरान खान को गोलियां लगे, 13 और लोगों को गोलियां लगे, एक बंदा शहीद हो जाए, सारी स्टेट कवर अप कर रही हो, और इलेक्शन कमीशन इतना मुकद्दस गाय है, या और अदारे इतने मुकद्दस गाय हैं कि हम बोले ना, और हम बोले तो आप हमें अपना क्या नाम है, तौहीन अदालत रट रहे हैं। कर लो भाई, मुल्क तबाह कर लो। सवाल बड़ा सादा है। अब आपने आपने बोल लिया, मेरा सवाल मैंने बोला, नहीं अभी नहीं बोला, अभी मेरे पास सर मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं प्लीज मेरा सवाल ले ले, बड़े ज़िमनी सवाल है, इसी से रिलेटेड है। जिस वक्त इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियां लगाई गई थी, तो इरफान सिद्दीकी का कसूर यह था कि किराएदारी एक्ट के तहत किरायानामा जमा नहीं कराया था अदालत में, उसको हथकड़ियां लगी थी, क्या वो जस्टिफाइड था? जिस वक्त जावेद लतीफ को हथकड़ियां लगाई गई थी, क्या वो जस्टिफाइड था? जिस वक्त फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की थी और उसमें यह कहा था निहाल हाशमी को सजा इसलिए भी जरूरी है कि निहाल ने किसी एक शख्स को निशाना नहीं बनाया बल्कि पूरे निजाम को धमकी दी, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उनकी बाकी 7 लोगों को भी जल्द तौहीन अदालत में तलब करेगा, और मुतालबा कर रहे थे कि उनको सजा होनी चाहिए। क्या ये जस्टिफाइड था? आज आपके साथ वही कुछ हो रहा है तो आप शोर डाल रहे हैं। मैं पहला नाम मैंने सुना नहीं, दूसरे नाम दोनों पे बात करता हूं। मैं पहली बात यह है कि यहाँ कोई इतना मुकद्दस नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई इतना मुकद्दस नहीं है, कि इमरान खान को गोली मार दे, हम उसका नाम भी ना लें, हम उसके फैसले पे ना बोलें, उसके कवर अप पे चुप कर जाएं, उसके आप कह लें इलेक्शन कमीशन जो फिर भी हमारे खिलाफ फैसला कर दे, हम बोले ना, हम डर जाएं, हमारे ऊपर क्या नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए। लगा लो भाई, कर लो जो करना है, मार दो 23 करोड़ लोगों को, मार दो 23 करोड़ लोगों को, कर लो क्या करना है, मुल्क तबाह कर लो। पहले भी किया हुआ है आपने। क्वेश्चन सर, इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। वो देखें पहली बात ये, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करते। हम हमेशा रहे हैं, यू कैन से कि लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लॉ अबाइडिंग लोग। और जो फवाद चौधरी ने बात की है फैमिली के हवाले से, मैं समझता हूँ शायद थोड़ी बहुत ओवर स्टेपिंग हो, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है, ये उसका जवाब ये भरल नहीं है जो कुछ ये हो रहा है। इससे कई कई 100 बार यही चीज बार यही तो सवाल कर रहा हूं ना सर, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त जब इरफान सिद्दीकी ने किराएदारी एक्ट के तहत वो सिर्फ किरायानामा एसएचओ को नहीं दिया था थाने में, तो उसको आपने हथकड़ियां लगा दी थी, क्या वो जस्टिफाइड था? जावेद लतीफ के साथ जो कुछ हुआ था वो ठीक था? मरियम औरंगजेब पर जो मुकदमा हुआ था वो ठीक था? निहाल हाशमी को सजा देने की बात कर रहे थे वो ठीक था? अच्छा मैं कह रहा हूं कि मुझे मरियम औरंगजेब का पता नहीं है। इरफान सिद्दीकी की बात करूं मैं, या बात करूं मैं जावेद लतीफ़ की बात करूं, या निहाल हाशमी की बात करूं, इन तीनों से कोई और नाराज था, हम नाराज नहीं थे इनसे कभी भी हम नाराज नहीं हैं। नाराज कोई और होता है, और उसी के स्टूजेस आज यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्हीं के पपट्स हुकूमत कर रहे हैं जो नाराज होते हैं। तो फिर उस तीनों के साथ होने वाले उनको सजाएं दिलवाने का मुतालबा आप क्यों कर रहे थे? मैं नहीं करना चाहिए था, गलत था, बिल्कुल गलत था। उनके साथ नाराज कोई और था, उनको करना चाहिए था, उन्हीं का नाम लेना चाहिए था। आज भी आप भी नाम उनका लें। बात कर, मैं समझता हूं, मैं नहीं ट्रैप हुआ, जो फवाद चौधरी को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। इस बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। चीमा साहब, आप समझते हैं कि ये मकाफात अमल है?
देखें, मैं समझता हूँ कि मकाफात अमल बाज़ वक़्त होता भी है, लेकिन यहाँ पर तो उसने कोई काम नहीं किया, ऐसा गलत काम तो कोई भी नहीं किया ना उसने। और दूसरा क्या, वो काम भी फवाद चौधरी ने नहीं किया था, ना वो वज़ीर दाखिला था, ना वो ये काम करता था, वो तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, या पहले क्या नाम है टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था, उसने तो नहीं किया था, किसी और ने किया, उसने उसको सपोर्ट कर दिया। नहीं करना चाहिए था। मैं इस बात के हक़ में हूँ। तो चीमा साहब, आज जो कुछ हो रहा है, मतलब वो कहते हैं ना कि तारीख खुद को दोहरा, वकाफात अमल हो रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, मकाफात अमल नहीं हो रहा। ये तो क्रिमिनल की हुकूमत है, क्रिमिनल्स की हुकूमत है। क्राइम बढ़ गया है, यहाँ पे 3 दिन से बिजली नहीं है। वो बिजली ना होने का आप कह लें, ये गुर्बत जो बढ़ गई है, उसका इनका दिल करता है उसकी तरफ पूछे ना। आज यहाँ पे देखें, आज लोगों ने जवाब मांगना था कि जनाब आप लेके आए थे कुछ क्रिमिनल्स को लेके आए थे, PDM के लोगों को, उन्होंने जो किया क्या है, दुगना आटा दुगने से ज़्यादा महंगा हो गया है, बिजली दुगनी महंगी हो गई है, दुगनी से ज़्यादा गैस महंगी हुई है। और चौथी बात कि किसान को आज किसान को 1000 रुपया अपने रेट से महंगी खाद मिल रही है, 60,000 रुपया उससे लूट लिया गया सिर्फ गंदम की फसल पे। और यहाँ पे खाद स्मगल हो रही है, आटा यहाँ स्मगल हुआ। स्मगलिंग को किसकी रोकना जिम्मेदारी है? कौन रोकता है उसको? कौन नहीं रोकता उसको? कौन उसमें मुलव्वस है? ये सारे सवाल बनते थे। उन सवालों की जगह प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आज बात होनी चाहिए, सर, क्या मुल्क एहतजाजों का, धरनों का, मुजाहिरों का मुतहम्मिल हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, मुल्क जो है करप्ट लुटेरे, मनी लॉन्ड्रर और क्रिमिनल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है एहतजाज करके निकाल दें, यही हल है, यही वे फॉरवर्ड है। क्रिमिनल का मुतहम्मल, करप्ट लोगों का, मनी लॉन्ड्रर का, खानदानों का, करप्ट खानदानों का नहीं हो सकता। अगर आपको निकालना पड़ेगा, इस्तीफे देकर निकालना होगा तो आपके पास एक आईनी ऑप्शन होता कि आप इस हुकूमत को घर भेज देते। क्या प्रस्ताव है आज? वो भी आईनी था, ये भी आईनी है। नहीं, वो भी आईनी था, ये भी आईनी है। क्या एहतजाज करना आईनी नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आईनी नहीं है? आप जो कुछ कर रहे हैं नहीं निकलती सर। आप जो सड़कों पर आ रहे थे तो हुकूमतें नहीं निकले, लेकिन नहीं हाँ, हुकूमत जब आपने असेंबली आपके लिए हटा दी तो इलेक्शन कराएं। ये तो आईनी है ना, असेंबली तोड़ना तो आईनी है ना, गैर आईनी तो नहीं है। वो तो जाहिर है 90 रोज का वक्त है, डिसॉल्व करना आईनी है। 90 डेज का टाइम है सर। 90 रोज में अनाउंस कर दें। मैं तो मरकज तो अनाउंस कर दें, आसानी से यू कुड हैव गेट अवे विद दिस गवर्नमेंट। भाई अनाउंस कर दें, वो तो हो जाएगा, अनाउंस कर दें, हम मान लेंगे कि ठीक है। वो तो एक प्रोसेस इनिशिएट हो गया ना सर। नहीं होगा, वो तो एक प्रोसेस शुरू हो गया। इनके गले में रस्सा डाल के लाना पड़ेगा। इलेक्शन से भागे हुए हैं, गले में रस्सा डाल के लाएंगे, फिर करेंगे। दूसरी बात, जब इलेक्शन के प्रोसेस में आप गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं जी? नुकसान किसका होगा उससे? क्रिमिनल को निकालने का फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। आपको किस चीज का नुकसान होगा? चिबा साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि निकालने का फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। आपको जल्द यानी अर्ली इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि उससे हटके करे कोई। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आप या यहाँ मार्शल लॉ लगा दें, टैंक खड़े ला के कर दें, तोपें ला के खड़ी कर दें, यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दें। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इलेक्शन ही करना है, और क्या करना है आपने? कैसे इलेक्शन से भाग सकते हैं आप? ठीक, कैसे 2 नंबरी कर सकते हैं आप? कैसे लाल बहुत बहुत शुक्रिया बस साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही सवाल रखेंगे कि क्या इंतखाबात जल्द होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कुछ रोज से फिर से आर्टिकल 6 लगने की बातें ज़ेरे गर्दिश है, लेकिन इस बार ये आर्टिकल 6 सियासतदानों पर नहीं बल्कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन पर लगाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। पंजाब और केपी में होने वाली जो असेंबली है उनकी रेजोल्यूशन हुई, जिसके बाद गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख देनी होती है जो अभी तक नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ को इस मामले पर खदशा है कि आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हो जाएगी, इसलिए फवाद चौधरी साहब ने गवर्नर और इलेक्शन के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 लगने का इंदिया दे दिया है। कोशिश की गई। आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा। जो लोग इस वक्त ताकतवर है, ताकत सदा नहीं रहती, ताकत तो आनी जानी है। इसी मामले पर आज जनाब इमरान खान साहब ने अदालत को मुदाखलत करने का कहा है और सवाल पूछा है कि क्या इस मुल्क में कोई आइन है या नहीं है। इमरान खान क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। अपनी अदलिया से पूछता हूं कि अब जिम्मेदारी आपकी है कि आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, आर्टिकल 105, 105 वाज़े तरीके से कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। अब जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है आपकी तरफ कि क्या ये आप करेंगे या नहीं करेंगे।
अब असेंबलीज की रेजोल्यूशन के बाद प्रोसेस तो शुरू हो गया है, जिसमें केयर टेकर सेटअप आ गया है, निगरान वज़राए आला आ गए हैं। फवाद चौधरी साहब और खुद इमरान खान साहब शायद इस कानून से नाबलद है कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात पर इलेक्शन की तारीख देते हैं। और आज पंजाब और केपीके में इलेक्शंस की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत भेज दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इसके अलावा गवर्नर केपीके को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि 15 से 17 अप्रैल के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शंस के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असेंबली के 90 रोज 14 जनवरी से शुरू होते हैं। पंजाब असेंबली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती और केपी असेंबली के 90 रोज 18 जनवरी से शुरू होते हैं और केपी असेंबली के लिए 17 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाजे किया है कि इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए उन्हें 54 दिन दरकार हैं। इस साल रमज़ानुल मुबारक का मार्च और अप्रैल में आ रहा है, तो वाज़ेह है कि इलेक्शन रमज़ानुल मुबारक में ही होंगे। पाकिस्तान में इससे पहले रमज़ान में इलेक्शन कभी नहीं कराए गए। आईनी तौर पर तो इसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन चूंकि इलेक्शन एक बड़ी एक्टिविटी होती है, इस महीने में जलसे, जुलूस, रैलियां और इतने लोगों को पोलिंग स्टेशन पर लाना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है। इसलिए इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि टर्न आउट बहुत कम रहेगा। पाकिस्तान में पहले इलेक्शंस में टर्न आउट का मसला होता है। कामयाब इलेक्शंस उसे ही माना जाता है जिसमें टर्न आउट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अवामी नुमाइंदों के लिए वोट कास्ट कर सके। लिहाजा ये इलेक्शंस सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन दोनों के लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में मजहबी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए बड़ी सियासी एक्टिविटी में मुश्किलात तो बहरहाल आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ यही मसला नहीं है, इससे भी बड़ा मसला मरदमशुमारी का है। पाकिस्तान में मरदमशुमारी का आगाज़ फरवरी में होना था, जिसे इदारे शुमारियात की जानिब से 1 माह के लिए मुलतवी किया गया। अब पाकिस्तान में डिजिटल मरदमशुमारी, डिजिटल सेंसस मुल्क में 1 मार्च से 1 अप्रैल 2023 को होगा। जाहिर है नई मरदमशुमारी होगी तो नई हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा, लेकिन अगर इन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस 90 रोज के अंदर हों तो वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर नहीं हो सकते, जो इन इंतखाबात को मजीद मुतनाज़ बनाएंगे। पाकिस्तान में आखिरी बार मरदमशुमारी 2017 में कराई गई, जिस पर बातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सही रिपोर्टिंग नहीं हुआ था। जो प्रोविंशियल सतह पे एक UN एजेंसी और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ सूबों में अपनी गिनती की और जो हुकूमती सेंसस है उन रिजल्ट्स में फ़र्क था। मरदमशुमारी के जब नताइज आए तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो कराची में भी किया गया और मुल्क के दूसरे इलाकों में भी किया गया। बलूचिस्तान से आवाज़ें उठी, खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठी, खास तौर पे जो जम अजला हैं उनकी तरफ से शिकायत आई, लेकिन कोई वाज़े फैसला साजी नहीं की गई। 2017 सेंसस के अप्रूवल के बाद हमने खुल के मुखालफत की और हमने 3 चीज़ें काम में रखी। नंबर 1 कि 2017 के सेंसस को मुस्तरद करती है। नंबर 2 हमने मुतालबा किया, MKM पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि 2023 में जब जनरल इलेक्शन होने जा रहा है उससे पहले सेंसस का इनेकाद किया जाए। और नंबर 3 पॉइंट क्या दिया हमने, तीसरी अर्ज़ ये की कि किसी भी सूरत में 2017 के सेंसस की बुनियाद पे कोई भी डिलिमिटेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन पहले ही वाजे कर चुका है कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शंस तभी मुमकिन है अगर बर वक्त मरदमशुमारी के नताइज दिए जाएं। मौजूदा मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के क्या नताइज हो सकते हैं, इसकी एक झलक हमने हालिया कराची के बल्दियाती इंतखाबात में देखी है, जहां MKM ने मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर एतराज़ात की वजह से इलेक्शन से बाइकआउट किया और अब सूरत हाल आपके सामने है। खदशा है रमज़ानुल मुबारक की वजह से मजहबी जमातें रमज़ानुल मुबारक में इलेक्शंस पर राजी ना हो, जबकि जो पुरानी मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके पहले से ही रिजर्वेशंस मौजूद है। अब सवाल यह है कि मुतनाज़ इलेक्शन या आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन के पास रास्ता क्या है, और सवाल तो यह भी है कि मुल्क को खेलने वालों ने इन खदशात पर गौर क्यों नहीं किया। साफ और शफाफ इलेक्शंस के दावेदार तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन पर तो आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने शफाफ इलेक्शंस के लिए क्या इकदाम किए। उनकी अपनी हुकूमत थी, उसमें मरदमशुमारी और फिर डिलिमिटेशंस के हवाले से कितना काम हो सका। अब ये तो बात है सारी इस वक्त प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शंस के ऊपर जो पंजाब और KP के अंदर होने हैं और आईनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर होने हैं, लेकिन जहाँ तक मरकज़ की बात है तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मज़ीद 43 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, आज अलसुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 43 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है। डी नोटिफाई करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो यकीनन ख़तरे में पड़ गई है। इस वक्त मुनहरिफ अराकीन ही मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनमें राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा खदशा ये था कि अगर इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात होनी है तो यकीनन राजा रियाज से तो नहीं हो सकती है, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। उनके हवाले से उनके बहुत सारे खदशात हैं, लेकिन अगर वाकई करने में संजीदा थे तो फिर सवाल बार बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा जा रहा है
कि वो फैसला जो आपने असम्बली से बाहर आने का किया था, क्या उजलत में किया था, क्या उस वक्त सोच विचार इस पर नहीं हुई थी, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई थी? और अगर अब आप असम्बलियों से बाहर रहते हैं तो फिर इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात कैसी होगी, फिर केयर टेकर सेटअप कैसे बनेगा, और फिर क्या उसके नतीजे में जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा और इलेक्शंस होंगे, क्या आप उनको मानेंगे? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं और बड़े अहम भी हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रास्ता अपनाए हुए है वो सड़कों का रास्ता है। जो तहरीक इंसाफ जिसने अपने सफ़र सड़कों से शुरू किया था, एहतजाज और धरनों के हवाले से पॉपुलर हुई थी, आज फिर एक दफ़ा सड़कों पर आ गई है, एहतजाज करने की बात कर रही है, धरने देने की बात कर रही है, और साथ ही साथ वो एक नैरेटिव बनाए हुए है कि मुल्क को इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सामना है। तो क्या इन धरनों से, एहतजाजों से, सड़क गर्म करने से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी या इसमें कमी वाक़ई आएगी? तो सोच विचार का वक्त ज़रूर है और देखना यह है कि अल्टीमेटली इस पॉलिटिकल केओस क्राइसिस से मुल्क को कैसे निकाला जा सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल इशू है जो बड़ी तेज़ी से माशरे में सराहियत करता चला जा रहा है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारे माशरे में बढ़ती हुई मनशियात की लानत अब इस कदर खतरनाक होती जा रही है कि शायद इस वक्त हर बच्चा भी मनशियात की जरासीम से पाक नहीं, क्योंकि वो हर 2 कदम के बाद एक मनशियात फरोश और एक मनशियात नोश को देखता है। न जाने कैसे कैसे मोअज़्ज़ज़ घरानों के मर्द और औरतें इस काले मकरू धंधे में मुलव्विस हैं। आप दूर मत जाइए, हमारे वो पाकीज़ा इदारे जिनके अंदर नौजवान नस्ल को आने वाले वक्त के लिए तालीम दी जाती है और जिनसे कौम और मुल्क का असासा जिन्हें समझा जाता है, इनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं, अब वो अपनी दरसगाहों में भी इस लानत से महफूज नहीं है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह पे ये लानत सराहियत कर चुकी है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी मिसाल जो पिछले दिनों लाहौर के एक पोश इलाके में देखने को मिली, एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल का वाकया, जिसमें कुछ नौउम्र लड़कियों ने अपनी ही क्लास फेलो और सबसे बेहतरीन दोस्त को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तशद्दुद क्यों हुआ, वजह तनाज़ा क्या थी, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक स्कूल के अंदर बनने वाले तनाज़े की वजह से स्कूल से बाहर होने वाली एक पार्टी जो है असल में उसका शाखसाना थी, जहाँ ये तमाम लड़कियाँ मौजूद थी। इस पार्टी के दौरान मज़कूरा लड़कियों की जानिब से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। वो लड़कियाँ जो इस वक्त तशद्दुद कर रही हैं, जो फुटेज में देखी जा सकती हैं, उनकी तरफ से मुबैना तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि तशद्दुद का शिकार होने वाली लड़की की जानिब से उनकी तस्वीर बनाई गई और वो तस्वीर उन लड़कियों के वालिदैन को भेजी गई, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, जहाँ से ये मामला ट्रिगर होता है। बात तू तकार से शुरू होकर मार पिटाई तक जा पहुँचती है। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल में पढ़ने वाली ये नौउम्र लड़कियाँ नशे जैसी लत में मुब्तला कैसी हुई। इब्तदाई तौर पर तशद्दुद करने वाली 4 लड़कियाँ, जिनमें जन्नत, उसकी बहन कायनात, हुमायमा और नूर रहमान शामिल थी, उन पर मुतासरा लड़की की मुद्दईयत में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इंकशाफ किया गया कि उनकी बेटी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA में जो डबल B ब्लॉक है उसमें कायम एक जो निजी स्कूल है उसमें ज़ेर तालीम है। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला करने वाली लड़कियों में से एक लड़की के हाथ में खंजर भी था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमलावर होने वाली लड़कियों ने उनकी बेटी को बालों से खींचकर ज़मीन पर घसीटा, उसके ऊपर चढ़ गई और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाती रही, जैसा कि इस फुटेज में देखा जा सकता है। FIR के इंदराज के बाद पुलिस इन तलबा को हिरासत में लेती है या उनके ड्रग टेस्ट किए जाते। इससे कबल ही मज़कूरा लड़कियों की तरफ से ज़मानत कबल गिरफ्तारी कराई गई, यानी जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए था इस कंप्लेंट के आने के बाद उसको फॉलो नहीं किया गया और इतनी मोहलत दी गई कि वो लड़कियां जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, जिनके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है, वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा लें। यूँ मामले की तय पर पहुँचने से कबल ही इस मामले को रफा दफा करने का आगाज़ हुआ। इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी हरकत में आई, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और मामले की तफ्तीश उस कमेटी के सपोर्ट कर दी गई। इस टीम की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद का वाकया स्कूल के कैफेटेरिया के बाहर पेश आया और वजह तनाज़ा स्कूल से बाहर स्टूडेंट पार्टी की तस्वीर वालिदैन से शेयर करना बना। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का इंतहाई फुकदान है। कैफेटेरिया के दाखिली रास्ते पर कैमरों की तनसीब भी नहीं की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में इंक्वायरी अफसरान की स्कूल को 6 लाख रुपए का जुर्माना करने की सिफारिश करते हुए रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा तशद्दुद करने वाली तालिबात के नाम स्कूल से खारिज करने की सिफारिश भी की गई, जिसके बाद अब स्कूल इंतजामिया की जानिब से अपनी गर्दन बचाने के लिए मुतासर लड़की समेत बाकी 4 लड़कियों को मुअत्तल कर दिया गया है। इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई और तालिबात को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल किया गया है। इंतजामिया बशमूल प्रिंसिपल और दीगर सीनियर असातिज़ा की सरबराही में होने वाले इजलास के बाद जारी एलामिये में स्कूल इंतजामिया ने कहा कि सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 10 रोज़ में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट इंतजामिया के पास जमा कराएगी।
ये वाक़या हमारे उस गले सड़े तालीमी निज़ाम की खराबियों की निशानदेही कर रहा है जो हमारी नस्लों की बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। अब इस सारे वाक़े के अंदर एक किरदार और भी है जो ये वीडियो बना रहा था। जिस वक्त मारपीट हो रही थी तो एक वीडियो मुबैना तौर पर एक लड़का शूट कर रहा था और वो लड़का जो मुद्दई हैं उन पर भी जो है वो इल्ज़ामात भी लगा रहा है, उनको हिरास भी कर रहा है, उनको धमकी आमेज़ कॉल्स की जा रही हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं और इंतकामी कार्रवाई जो है उसका भी इंदिया दिया जा रहा है। अब हमारे अक्सर जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये वैसे तखसीस नहीं रही है, बिला तखसीस के वो क्या वहाँ पर लैंग्वेज मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है ये इससे कतई नज़र, लेकिन ये समझा जाता है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो इतना मॉडर्नाइज हो जाता है, लोग उससे असर लेते हैं, जबकि तरबियत और किरदार साजी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इसलिए वालिदैन हों, तालीमी इदारे या फिर रियासत, सबको कौम की नई नस्ल की तरबियत और किरदार साजी की फ़िक्र करनी चाहिए और बग़ैर तरबियत के तालीम किसी काम की नहीं है। अगर कोई बेईमान हो, बदकिरदार हो, नशई हो या बदतमीज़ हो तो महज तालीम के बलबूते पर जितना ऊपर जाएगा उतना ही मुल्क, कौम और माशरे के लिए ख़तरनाक होगा। ये वाक़या इस वक्त टेस्ट केस भी है हमारे तालीमी इदारों के लिए भी और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए भी, और शायद पेरेंटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, कजियाँ हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। ये कैसे हुआ? ये स्कूल से बाहर का वाक़या बताया जाता है। अब इसमें पता नहीं कितनी सदाकत है कितनी नहीं, लेकिन ये लड़कियां उन नशे की लत तक या उन ड्रग्स तक गई कैसे, ड्रग्स पहुंचाई किसने, ली कैसे, क्या इतना ही मतलब रियासत के लिए इसलिए टेस्ट केस है, इंतज़ामिया के लिए कि ये मिल कहाँ से रही हैं और इनको फ़रोख्त कौन कर रहा है, नशा कौन लाता है, कहाँ से लाता है और फिर आके इसको सेल भी कर रहा है। यानी इसकी एक मार्केट तो मौजूद है, उस मार्केट को भी पकड़ने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।